डिटॉक शो का हमारा खास कार्यक्रम है। आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष चंद्र जी। डॉक्टर सुभाष चंद्र एडिटर है देश हरियाणा के, प्रोफेसर है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, लेफएम इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक हैं और भी बहुत सारी इनकी विशेषताएं और कार्य हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर सुभाष, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आज का हमारा कार्यक्रम रहेगा सामाजिक न्याय यानी जाति व्यवस्था को लेकर कि जाति की जो व्यवस्था है वो कैसे काम करती है, किस तरीके से उसकी संरचना है, कौन से उसमें आयाम है और किस प्रकार से आज की राजनीति और समाज को कैसे प्रभावित कर रही है। डॉक्टर सुभाष, जाति की जब हम बात करते हैं, जाति की जो संरचना है उसको कैसे समझा जाए? जाति की जो संरचना है उसको समझने के लिए हमें जैसे जो भारतीय समाज है उसके ऊपर नज़र डालने की ज़रूरत पड़ेगी कि जो भारतीय समाज की संरचना है वो एक तरीके से जातिगत आधार पर विभाजित है। कि जो भारतीय समाज के अंदर जो पुराने समय से जातियों के अंदर समाज का विभाजन किया गया, वर्ण व्यवस्था से लेकर के उसके आधार के ऊपर काम का बंटवारा किया गया, काम को ऊंचा नीचा माना गया और उसको जन्म से जोड़ दिया गया और उसी के आधार पे फिर उनकी व्यवसाय तय किए गए, उनकी ड्यूटीज़ और जो उनके अधिकार थे वो सब तय किए गए और उसी से ही जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक संरचना है वो तय हो गई। तो इस तरीके से जो जाति की संरचना है वो भारतीय समाज की संरचना के इक्वल लगभग हो गई है। जाति की जब बात करते हैं तो एक तरीके से कहते हैं वर्ग बना दिया गया, उनको अलग कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। पूरी दुनिया के अंदर धर्म के नाम पे, रंग के नाम पे, लिंग के आधार पे अलग अलग तरीके से विभाजन किया जाता है। तो जाति में ऐसा क्या खास है जिससे वो दूसरी चीजों से बिल्कुल अलग हो जाता है? देखो, जाति में जहाँ तक जैसे वर्ग के आधार पे विभाजन होता है, गरीब का अमीर का विभाजन होता है, लेकिन अब इसमें क्या होता है कि वर्ग की जब स्थिति बदलती है तो किसी व्यक्ति की या उस समुदाय की हैसियत भी बदल जाती है, सामाजिक उसका जो प्रतिष्ठा है, जो सम्मान है वो बदल जाता है। लेकिन जाति क्योंकि जन्म से है इसलिए उसकी स्थिति नहीं बदलती, जाति हमेशा वही रहेगी। तो जो भेदभाव हैं पूरी दुनिया के अंदर वो अलग अलग आधार पर रहे हैं, लेकिन जातिगत जो भेदभाव है या जातिगत जो उसकी जो विशिष्टता है वो यही है कि उसके अंदर कोई मोबिलिटी नहीं है। किसी बंदे को, किसी व्यक्ति को जो जहाँ पैदा हुआ है उसके लिए जो ड्यूटीज जो निर्धारित की गई हैं उसको उसी में ही रहना पड़ता है, उसको उसी की ही उसी नैतिकता का, उसी आचरण का, उसका पालन करने के लिए वो बाध्य हो जाता है, उसकी मनोरचना को वो उसी तरीके से निर्मित करता है। ऐसा कहा जाता है कि जो जाति हैं ये वर्णवादी समाज से निकली है। दो शब्द हमारे सामने आते हैं, एक आता है जाति और एक वर्ण। इनका आपस में संबंध क्या है? देखो, जो ये सही बात है कि जातियाँ बाद में बनी और वर्ण पहले बने। जैसे ऋग्वेद से ही जो ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है 10वें मंडल का, उसमें एक श्लोक आता है जिसमें ये कहा गया है कि ब्रह्मा ने अपने मुख से, अपने भुजाओं से, पेट से और पैरों से अलग अलग 4 तरीके के लोग पैदा किए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 वर्ण हो गए हैं कि इनके अलग अलग कर्तव्य हैं, अलग अलग इनकी विशेषाधिकार है, अलग अलग इनके काम हैं और इनमें भेदभाव भी है, इनमें ऊंच नीच है। ये वर्ण व्यवस्था है कि ये एक कैटेगरी है, एक क्लास है, एक तरह की वो है इसके अंदर। लेकिन जो जातियां हैं वो इन वर्णों के अंदर ही जातियां हैं कि जो ऊपर का वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण जिसको कहते हैं, या क्षत्रिय है या वैश्य है और फिर शूद्र हैं, उनके अंदर जातियां हैं जिसको यदि मोटे तौर पर जैसे समाज के अंदर आम बात चलती है जात पात कहते हैं। ये जो पात है यानी कि पात है, पंक्ति है,
श्रेणी जो होती है वो है कि एक वर्ण में अनेक जातियां हैं फिर हैं। तो इनका संबंध इसी रूप में बहुत गहरा है कि बहुत सारे लोग एक ऐसा भी मानते हैं, ऐसा कहते हैं कि वर्ण संकरता के कारण जातियों की उत्पत्ति हुई, कि एक वर्ण की स्त्री के साथ जब दूसरे वर्ण के पुरुष ने शादी की, विवाह किया, उससे जो बच्चे पैदा हुए वो इन चारों वर्णों में किसी से में भी नहीं आते, तो फिर उनकी वो जातियां बनने लगी। और ये व्यवस्थाएं इस जाति व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में ही बना दी गई थी कि यदि निम्न वर्ण का व्यक्ति उच्च वर्ण की महिला के साथ विवाह करता है तो उसके बच्चे, और जो उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ण की महिला के साथ करता है, शादी करता है, उसके बच्चे, या निम्न वर्ण का व्यक्ति उच्च वर्ण की महिला के साथ शादी करता है, तो उस तरीके से ये फिर वर्ण संकरता के कारण जातियां बनी हैं। तो इसलिए ये बात सही है कि इनका आपस में बहुत गहरा संबंध है, और ये भी कह सकते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है वो एक तरह के जाति व्यवस्था की माँ है, ये उसकी जननी है। एक सवाल आता है बार बार, जैसे आपने बात की वर्ण व्यवस्था की। वर्ण व्यवस्था में एक शब्द आता है सवर्ण और दूसरा आता है अवर्ण। तो ये सवर्ण जातियां ये क्या है, इनका स्वरूप क्या है, और अवर्ण जैसे थोड़ा सा आपने इंट किया उसमें, तो इसको एक थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते। इसमें जो वर्ण व्यवस्था है वो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इससे बाहर भी एक वर्ण है जो किसी भी इन 4 वर्णों में जो नहीं आता है वो अवर्ण है, जिसको भारतीय समाज व्यवस्था में जिसको अछूत कहते हैं या चांडाल कहते थे, जो बहिष्कृत है, वो अवर्ण है। और जो महिलाएं हैं वो सारी अवर्ण है। इसलिए पूरी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जो है उसके अंदर महिलाओं का कोई वर्ण नहीं होता, और जो इन 4 वर्णों में नहीं आता, यानी कि जो 5वां वर्ण है या अछूत है, जिसको चांडाल भी कहते हैं, वो अवर्ण है, क्योंकि वो वर्ण की किसी भी वर्ण के अंदर शामिल नहीं है। उस तरीके से अवर्ण बोला जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लैश हो रहा है सर। जैसे आप कह रहे महिला बिल्कुल उनको अवर्ण माना जाता है, और जो पुरुष है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, वो स्वर्ण जाति से आगे। और जब एक अवर्ण और सवर्ण जब मिलकर एक तीसरा बच्चा पैदा करते हैं तो उसको कैसे समझे, या उसको लेकर कोई प्रावधान है इसमें धर्म ग्रंथों में या जहाँ से भी ये चीज़ चलती हैं, तो उसके बारे में कुछ। देखिए, जो महिलाओं की बात है ना, जो वर्ण व्यवस्था है, ये जो वर्णों में ऊंच नीच है, ये किस वर्ण पे कितने संस्कार हैं, कितने संस्कार होते हैं, उस तरीके से ही उनकी ऊंच नीच तय होती है। और महिलाओं का कोई संस्कार नहीं होता, इसलिए वो उसमें रहती हैं अवर्ण में ही। जिस भी वर्ण के साथ महिला का विवाह हो जाता है या संबंध बन जाता है, वो उसी वर्ण के अंदर चली जाती है। इसलिए उसका उस रूप में कोई वर्ण नहीं है, वो जिस भी वर्ण में, जिस भी वर्ण के पुरुष के साथ न्यूट्रल है, वो चली जाएगी, वो उसी वर्ण का हिस्सा बन जाएगी। इसलिए महिला का इस रूप में उसको अवर्ण मानते हैं। ये है इसमें। आजकल क्योंकि हम बहुत आगे 21वीं शताब्दी में आ चुके हैं और उसको पार कर चुके हैं, कहते हैं वर्ण और वर्ग दो चीज आती हैं। तो वर्ण और वर्ग में भेद कैसे करें, क्या उनमें कोई अंतर है, या ये इसी को एक ही रूप में देखना चाहिए कि वर्ग आज के टाइम में, वर्ण तो कुछ है ही नहीं। देखिए, जो आज के समय की बात अलग है, आज तो उस रूप में वर्ण की व्यवस्था मौजूद नहीं है, क्योंकि जो वर्ण की का जो संबंध है वो विवाहों के साथ और पेशों के साथ है, कि एक वर्ण के लोग एक ही पेशा अपनाएंगे, व्यवसाय करेंगे, और वो दूसरे वर्ण का पेशा अपनाने में उनको मनाही होगी जी। लेकिन आज की व्यवस्था में इस तरह से पेशों पे कोई पाबंदियां नहीं हैं। कथित रूप से जो ब्राह्मण वर्ग है या वर्ण है, वो कोई ऐसा काम जो क्षत्रिय लोगों के जिम्मे था, रक्षा का काम या पावर का काम, या जो वैश्य है उसका काम वो कर सकते हैं और कर ही रहे हैं, हम समाज में देखते हैं। तो वर्ण व्यवस्था उसी रूप में अभी मौजूद नहीं है जिस रूप में उसकी परिकल्पना की गई। उसके अंदर अनेक उतार चढ़ाव आए। जहां तक वर्ग की बात है, वर्ग
जिसको माना जाता है पूरी दुनिया के अंदर, वो अमीर और गरीब उसके संसाधनों की, उसकी संपत्ति की उसके साथ माना जाता है कि वो उसके पास कितनी दौलत है, कितनी संपत्ति है, उत्पादनों के साधनों पे किसी उसकी कितनी मिल्कियत है, कितने उसके पास उसके मालिकाना हक है। और ये व्यक्तिक है। वर्ण जो है वो एक सामुदायिक बात है, एक सामाजिक चीज़ है, लेकिन क्योंकि ये व्यक्तिक है इसलिए वर्ग बदलता रहता है। यदि कोई कंगाल हो जाए, बड़ा पूंजीपति, तो उसका एकदम वर्ग बदल जाएगा। और यदि कोई किसी भी कारण से, चाहे अपनी मेहनत से, चाहे किसी की लॉटरी लगने से, या किसी भी उससे यदि उसके पास संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा आ जाए, तो उसका वर्ग बदल जाएगा। लेकिन वर्ण में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए वर्ण और वर्ग ये अलग अलग हैं। लेकिन क्योंकि वर्णों की व्यवस्था अब उस तरीके की नहीं है आज के दिन, अनेक उसके अंदर बदलाव आए हैं। जब ये वर्ण बने थे तब में और अब जिस पूंजीवादी समाज में हम रहते हैं, जिसको सारी चीज़ें बाजार और उपभोक्ता तय करता है, जिसकी सारी नैतिकता को, सारी हैसियत को, सब चीज़ों को, तो उसमें काफ़ी चीज़ों में फ़र्क है। क्योंकि ये ऐतिहासिक बात है, इसलिए कुछ ना कुछ चीज़ें ऐतिहासिक तौर पे उसके कुछ, जैसे कहते हैं ना कि अवशेष, रेजिड्यू जिसको बोलते हैं, वो बचे ही रहते हैं। तो वर्ण के भी उस रूप में, चाहे व्यावहारिक तौर पे जीवन में ना हो, लेकिन मानसिक तौर पे या संस्कारों के तौर पे लोगों के दिमाग में अभी भी वो चीज़ बैठी हुई है। जातियों में भी कई प्रकार की श्रेणियां बनाई जाती है। एक उच्च वर्ग है, एक निम्न वर्ग है, एक बीच में मध्य वर्ग आ जाता है। और इनके बीच में एक सवाल आता है बीच बीच में कि जो रक्त की शुद्धता और अशुद्धता है, इस सवाल को आप कैसे देखते हैं या इसको कैसे समझा जाए? देखो, जाति तो टिकी इस बात पे हुई है कि जो शुद्धता का सवाल है, और बहुत सारे लोग इसका तर्क भी देते हैं कि जाति व्यवस्था का क्या फ़ायदा हुआ। यदि किसी से पूछो तो जो बहुत ही परंपरागत किस्म के या जो ग्रंथों को, शास्त्रों की व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, उनका एक ये तर्क होता है कि इससे जो जातिगत या रक्त की शुद्धता रहती है। लेकिन वैज्ञानिक तौर पे तो ये बात कहीं साबित नहीं होती। अभी जितनी भी विज्ञान की खोज हुई है उसके अंदर रक्त की शुद्धता का इससे कोई संबंध नहीं है। क्योंकि जातियों के बीच में जो रक्त है, वो जितने भी ब्लड ग्रुप है उसकी दृष्टि से देखें, या रक्त में मिलावट हो जाएगी और नस्लें कमजोर हो जाएंगी, ऐसा भी कोई वो नहीं है। बल्कि वैज्ञानिक तो जो क्रॉस ब्रीडिंग है ताकतवर होती हैं। लेकिन परंपरागत तौर पे ये चीज़ ज़रूर मानी गई थी कि जो शुद्धता है उसको बनाए रखने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। ऐसा लोग बहुत सारे बोलते हैं, पर इस बात में कोई दम नहीं है वैज्ञानिक तौर पे जो खोजें हुई है। जो ये जाति व्यवस्था में अस्पृश्यता है, छुआछूत है, ये कैसे बनी और इसका कोई भौतिक जो आधार है या आज के समाज में हम अगर इसको समझे, इसको क्या कारण बनता है? जो अस्पृश्यता है, मेरी समझ से कि जातियों में जिन लोगों को दूर रखा गया अपने समाज से, उसी ये पवित्रता, अपवित्रता, शुद्धता और इसका वो है कि कुछ जातियों को या कुछ समुदायों को, वर्गों को, मानव समाजों को, जो उच्च वर्ण या उच्च जातियों के लोग हैं, कि उनके साथ वो खाना नहीं खा सकते, कुछ जातियों के साथ वो वैवाहिक संबंध नहीं बना सकते, कुछ जातियों के साथ वो पानी भी नहीं पी सकते, और कुछ जातियों को वो छू भी नहीं सकते। तो ये जो जितनी वो चीज़ें बनाई, उससे ही अस्पृश्यता का ये बना है। और इसके अंदर मुख्य बात इसमें वही फिर शुद्धता की बात है कि उनके काम धंधे और उनके खान पान। वही अशुद्धता का जो सवाल इसके अंदर मुख्य रूप से, पवित्रता का, शुचिता का जो सवाल है, उसी से ही अस्पृश्यता की वो बनाई गई। लेकिन ये तो एक शास्त्रीय बात है जी। पर ऐसा भी लोग बोलते हैं कि जिन लोगों ने इस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया, ऊंच नीच की इस व्यवस्था को, कि उनको समाज से दूर करने के लिए, समाज से अलग करने के सजा के तौर पे उनको बहिष्कृत किया गया और उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया।
कि उनको सजा देने के लिए कोई उनके साथ व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और आज भी जब हम देखते हैं, जब भी कोई ऐसा दो निम्न और उच्च जातियों के बीच में गांव में कोई विरोध होता है, या कोई अपनी जो दिहाड़ी बढ़वाने के मसले होते हैं, उस पे सबसे बड़ी सज़ा क्या दी जाती है? उस पे बहिष्कार किया जाता है कि इनको कोई सामान नहीं देगा, इस जाति के लोगों को जिनका बहिष्कार कर दिया, जी। इन लोगों को कोई इनके साथ किसी भी तरीके का व्यवहार नहीं करेगा। तो ये इस तरीके से बनी हुई चीज़ है अस्पृश्यता उसके अंदर। और जो ये वर्ण संकरता है कि जो उच्च वर्ण की महिला ने यदि निम्न वर्ण के पुरुष के साथ शादी कर ली, तो उससे उनकी एक अलग जाति बन गई, और उसमें फिर उस वर्ण उसको देखते हुए कि दूसरे समाज के साथ वो कोई उसका व्यवहार नहीं करेंगे वो, तो उसको अलग कर दिया गया। और धीरे 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 वो उस शुद्धता के कारण, पवित्रता के कॉन्सेप्ट के कारण, और उनको अपने से दूर रखने के लिए, इन सब चीज़ों से मिलके जो अस्पृश्यता धीरे धीरे इतनी जीवन के अंदर, समाज जीवन के अंदर उसने जगह बनाई कि उसकी परछाई से भी लोग जो है दूर भागने लगे। यहाँ तक कि इस तरह के भी उदाहरण हैं कि जहाँ से वो जा रहे हैं उनकी जो छाया है, जो पदचिन्ह है, वो भी नहीं दिखने चाहिए, उससे दूसरे लोग अपवित्र हो जाएंगे। यदि वो दिख भी गए तो वो अपवित्र हो सकते हैं, इसलिए उनको उन रास्तों पे नहीं आना चाहिए जिन पे समाज के जो है प्रतिष्ठित जो लोग हैं, भूदेव हैं, वो जिन पे चलते हैं, उनको उस पर नहीं चलना चाहिए। और यहाँ तक ये बात चली गई कि कुछ जातियों को ऐसा मान लिया गया कि उनको दिखना ही नहीं चाहिए, इसलिए वो सिर्फ रात को निकलते और दिन में जाकर के जंगलों में चले जाते। और जंगलों में क्योंकि वो दिन में नहीं आ सकते, तो उनके लिए फिर चोरी करने के अलावा कोई काम भी नहीं बचे। तो रात को सिर्फ ये इस तरीके से अस्पृश्यता ने भारतीय समाज व्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया इस रूप में। आपने बताया इसमें कि वो जातियां जो कुछ ऐसा पैसा करती थी, वहाँ से छुआछूत बढ़ावा मिला, यानी उनको कुछ काम ऐसे थे, तो उनके वो जो काम है थोड़ा सा उस पर आप प्रकाश डालें तो, जैसे उदाहरण के लिए। नहीं, देखिए, मतलब उनके कुछ काम उसकी वजह से नहीं, क्योंकि जो वो काम करते हैं, जैसे मान लो चमड़े का काम करते जी। हैं, अब चमड़े को खाल उतारने का जो काम है जी। अब उस काम को असल में तो जितना भी जो भी काम है, हाथ का जो काम है, उसी कोई आदर की दृष्टि से इस व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में देखा नहीं गया कि जितने भी हाथ से करने वाले जो भी काम है, जो भी पैदा करती हैं चीज़ें, या सेवा जो चीज़ें हैं, मनुष्य की निर्माण करने में जितने भी काम होते हैं, वो सारे हाथ से ही होंगे, श्रम से होंगे, परिश्रम से होंगे। उन सबको ही हे समझा गया जी। लेकिन उसमें भी कुछ कामों को और ज़्यादा हे समझा गया, जैसे चमड़े के जो काम हैं। और ये बात यहाँ तक चली गई कि उसमें जैसे जो नलका होता है, उसमें चमड़े की वो लगती थी बोकी जी, कि नलके का पानी नहीं पिएंगे क्योंकि उसमें चमड़े की बोकी लगी हुई है जी। और इस बात ने इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया कि भारत में जो विज्ञान का, जो साइंस का वो विकास ही रुक गया इस बात से कि जो भी चीज़ें बनने वाली थी वो सब चीज़ें बनी ही नहीं। जैसे जो काटने का काम था कि कोई खून बह गया तो उसको बहुत हे देखा गया, तो इसलिए भारत में जो वैद्य का जो काम बढ़ना चाहिए था, जो सर्जरी, चिकित्सा की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो भी एक जो नाई जाति जिसको बोलते हैं, बाल काटते हैं, उसी के जिम्मे ऑपरेशन करना भी उसी के जिम्मे आ गया, क्योंकि इसको भी एक हे काम देखा गया। और इसके ऊपर जिस काम को छोटा मान लिया गया, उस काम पे तत्कालीन जो व्यवस्था थी उसने कोई निवेश नहीं किया, क्योंकि उसमें कुछ आदर नहीं था। जो समाज के उच्च वर्ग थे या उच्च वर्ण के लोग थे, प्रतिष्ठित लोग थे, वो उस काम को करते नहीं थे। वो इस काम को करेंगे नहीं तो उसके ऊपर इन्वेस्ट कौन करेगा, उसको आदर नहीं मिलता था। तो इसलिए इस व्यवस्था ने, अस्पृश्यता की व्यवस्था ने भारतीय समाज की तरक्की में बहुत बड़ी बाधा पहुंचाई है। अगर आपने बताया कि वो काम से ही बटे हुए थे, अगर हम शास्त्रीय दृष्टि से देखें, कोई व्यक्ति अपना काम बदलना चाहता है, अगर हम अपने ग्रंथों का सहारा लें, जिसमें संबूत का है, कल्वे है और भी है, जिन्होंने अपना पेशा बदला,
तो वो जो जाति व्यवस्था है उनको दंडित करती है, तो इसका किस तरीके से हम इसको समझे? देखो, जो जाति व्यवस्था की सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान यही है कि कोई व्यक्ति उसमें पेशा नहीं बदल सकता। एक ये बहुत बड़ी बहस है जाति व्यवस्था में। कुछ लोग इसको यही कहते हैं कि ये तो श्रम का ही विभाजन है, काम का बंटवारा है और इसमें गलत क्या है। उनकी इस बात को मान भी लें कि ये काम का बंटवारा है, तो इसमें नुकसान क्या है? इसके अंदर नुकसान ये है कि एक तो ये काम का बंटवारा व्यक्ति की चॉइस नहीं है जी। किसी की इच्छा से चुना हुआ काम नहीं है कि जो उसके खानदान या बाप दादे या उसकी जाति और समुदाय के लोग करते रहे हैं उसको वही काम करना है। इसमें फिर वो इस पक्ष का भी एक वो जोड़ते हैं कि इससे विशिष्टता आती है, इससे ना एक्सपर्टीज बढ़ती है, क्योंकि एक काम जो है वो पुश्तैनी तौर पे एक जगह हो रहा है तो उसमें एक्सपर्टीज बढ़ती है। इसका तर्क वो इसके समर्थन में एक जाति के उसमें ये भी दिया जाता है, लेकिन क्योंकि इसमें चॉइस नहीं है, मजबूरन व्यक्ति को करना पड़ता है, तो ये काम एक सजा बन जाती है। और क्योंकि ये काम मजबूरन करना पड़ता है तो इसमें क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है कि वो आदमी इसके अंदर किसी भी तरह से रुचि लेके इस काम को करता नहीं है। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर ने जैसे कहा कि ये सिर्फ काम का बंटवारा नहीं है, ये जो काम करने वाले लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, उनका बंटवारा है। और ये जो काम का बंटवारा है, ये काम जो भी काम है ये काम भी बराबर नहीं मानेगा। इसमें काम भी ऊंचे नीचे हैं, जैसे ज्ञान देने का जो काम है, मंत्र बोलने का जो काम है, पूजा का जो काम है, उसको सर्वोच्च काम मान लिया गया। युद्ध का जो काम है उसको उससे नीचे मान लिया गया, और जो खेती के व्यापार के ये काम है उससे उसको नीचे मान लिया गया। और जितने भी दस्तकारी के काम हैं, चाहे उसमें कपड़ा बुनना हो, चाहे उसके अंदर चमड़े का काम हो या और दूसरे काम हो, जो भी जीवन चलाने के लिए एक दिन भी जिनके बिना रहा नहीं जा सकता, उनको और नीचे मान लिया गया जी। तो ये जो काम में ऊंच नीच हुई और जो काम में किसी व्यक्ति की पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रखा गया, तो उसने भी भारतीय समाज व्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है जी। इस रूप में इसको देखा जाना चाहिए। अगर हम इस जाति व्यवस्था का इतिहास देखें और आज की स्थिति देखें, तो उसके जो बदलाव को अगर हम चिन्हित करना चाहें या आज की स्थिति को हम जानना चाहें, तो क्या है आज की स्थिति और क्या इतिहास में था? देखो, जाति व्यवस्था ना कभी भी उतनी कठोर नहीं रही जितना इसके बारे में कहा जाता है। जिस दिन से ये व्यवस्था बनी होगी, मेरे ख्याल में उसी दिन से इसके खिलाफ बगावत और विद्रोह शुरू हो गया होगा। और इतिहास में ये चीजें भी देख सकते हैं कि जिस भी जाति का जो प्रोफेशन की दृष्टि से बाजार में महत्व बढ़ा या किसी जाति की हैसियत बढ़ी संख्या की दृष्टि से या सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से या धन की दृष्टि से, तो वो जाति जो है उच्च वर्णों में शामिल होती चली गई है। तो जाति व्यवस्था उतनी कठोर कभी नहीं रही, इसीलिए ये व्यवस्था लगातार बनी रही है, क्योंकि इसके अंदर एक लोच है। इसकी विशेषता यही है कि जो समाज में हैसियत ऊपर कर लेता है वो ऊपर चला जाता है, इसलिए ये टूटती नहीं है, इसलिए ये हमेशा ही कायम रहती है। तो ये निरंतर एक गतिमान प्रक्रिया है। जाति इतनी लचीली है कि वो हमेशा ही बदलती रहती है। इतिहास में कि कौन कौन से ऐसे मोड़ और पड़ाव आए कि कहाँ पे जाति व्यवस्था के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। हमारे यदि धर्म ग्रंथों में देखेंगे तो उसमें भी ये चीजें दिखाई देती हैं कि यदि पौराणिक उसमें देखें तो जैसे यदि परशुराम का जो चरित्र है, वो वैसे तो ब्राह्मण है लेकिन वो युद्ध करते हैं जो कि क्षत्रियों का काम है। और अनेक ऐसे लोग हैं जो क्षत्रिय हैं लेकिन जो ब्राह्मणों का काम करते हैं, और जो वैश्य का काम करते हैं, अनेक ब्राह्मण इस तरह के दिखाई देंगे। तो ये मोबिलिटी इसके अंदर वर्णों के अंदर कभी भी ये उस रूप में बहुत सख्त नहीं रही है। लेकिन इसमें यदि देखें तो इस पे जो बदलाव आया इसके अंदर मुख्य रूप से, एक तो महात्मा बुद्ध का जो आंदोलन है, बुद्ध और जैन धर्म ने जिस तरीके से जो उससे पुरानी व्यवस्था थी उसके अंदर ये छुआछूत और भेदभाव थी, एक तो उस समय पे इसको चिन्हित किया जा सकता है कि उन्होंने जिस तरीके से समता का, बंधुता का और बराबरी का सबके अंदर एक संदेश
देने की कोशिश की, हम्म, उससे जो जातियों की ऊंच नीच टूटी, पेशे भी बदले। जी, और एक तो वो समय है जहाँ पे जातियों का जो यदि उसमें कोई कठोरता थी भी, हम्म, तो वो ढीली होती नजर आती है और वो दिखाई देती है। जितना भी ये साहित्यकार हैं हमारे, नाथ हैं, सिद्ध हैं, ये कौन थे, यदि इनकी हम पृष्ठभूमि में जाएंगे तो हमें उस बात का पता चलेगा। दूसरा जो भक्ति आंदोलन था मध्यकाल में, जी, कि जो यहाँ पे बाहर से मुस्लिम आए, हम्म, मुस्लिमों के यहाँ आने से यहाँ की जो पुरानी बनी बनाई व्यवस्था थी वो टूटी, क्योंकि काम करने के तरीके बदले, संचार के साधन, जैसे अभी ये जीटी रोड बना है इतना बड़ा, पेशावर से लेकर के कलकत्ता तक है, तो इसने लोगों को आपस में जोड़ा। इनकी वजह से या नहरें बनी, हम्म, या जो शहरों का विकास हुआ, या शहरों का विकास होने से नए काम धंधे बने, नए काम धंधों से नई जरूरतें निकली, तो लोग इकट्ठे रहे, तो उसके कारण भी इसको एक झटका लगा, जाति व्यवस्था को। जी, तो और जो उनके साथ ही या उनके आसपास से फिर सूफी संत आए, जिसमें कोई ऊंच नीच का और इस चीज का ख्याल नहीं था। एकेश्वरवाद की जो भावना, उसका विचार आया यहाँ पे, और उसने प्रबलता ग्रहण की, तो कि सब ईश्वर के बंदे हैं और सबको उसने पैदा किया है। जी, ये विचार जिस तरीके से आया, और क्योंकि इस्लाम में कोई जाति के आधार पे इस तरह से भेदभाव नहीं था, सबको बराबर ही माना जाता था, सारे सबका एक ही भाईचारा था, तो उसने यहाँ के समाज को प्रभावित किया। तो उस समय भी इसको एक बहुत बड़ा झटका लगा, जिसका जो परिलक्षित होता है पूरी तरीके से कबीर की वाणी में, या गुरु रविदास की वाणी में, या गुरु नानक की वाणी में जो दिखाई देता है। दूसरा उभार उसमें वहां पे चिन्हित कर सकते हैं। फिर जो है, जो तीसरा उभार है जाति के खिलाफ, जो पूंजीवाद का आना है अंग्रेजों के आने के बाद, जिस तरीके से काम करने के तौर तरीके बदले, डाक तार और रेल की व्यवस्थाएं बनी, और नए काम धंधे फिर आए, और उसमें फिर नए समाजों की जरूरत पड़ी, और सत्ता की संरचना भी बदली। उन्होंने यहाँ पर आकर के कानून भी बदले, जो शूद्र लोग थे वो भी पढ़ने लगे, तो उससे भी जाति व्यवस्था की जो जकड़ थी वो कुछ कम हुई। और उसके बाद जो स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर तो हम इस बात को देखते ही हैं, तो इस रूप में चिन्हित किया जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंदोलन और ये सब आंदोलन, और ये इतनी ज्यादा इसके अंदर चेंजेज आए कि महात्मा गांधी ने भी अछूतोद्धार का जो कार्यक्रम लेने पड़े अपने हाथ में, कि अब इसके साथ, जाति व्यवस्था के साथ, अब मानवता का, मानवीय समाज आगे नहीं चल सकता, एक आधुनिक समाज नहीं बन सकता। तो इसलिए जाति के खिलाफ जो आंदोलन हुए और जो जाति व्यवस्था के अंदर जो बदलाव आए, उसको मोटे तौर पर ऐसे चिन्हित किया जा सकता है। लेकिन ये हमेशा ही, जैसे समाज बदलता रहता है, तो उसी तरीके से जाति के अंदर भी हर रोज ही बदलाव होता है। ये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, कि इसमें कुछ चेंज नहीं आया, कोई मोबिलिटी नहीं है, और इसमें ये लचीलापन है, इसीलिए ये सरवाइव कर रही है, इसीलिए ये बची हुई है व्यवस्था, नहीं तो ये टूट जाती। जो भी व्यवस्थाएं जितनी सख्त हुई है वो टूटती चली गई है। आपने कहा कि सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने इसका विरोध किया, तो महात्मा बुद्ध ने इसका विरोध किस आधार पे किया, कि क्या उनको ऐसा गलत लगा कि ये चीज नहीं, ठीक नहीं है? क्योंकि उससे पहले जो भी हमारे शास्त्रीय ग्रंथ है या उस समय की जो प्रचलन था, वो उसको बनाए रखना चाहते थे, लेकिन बुद्ध उसका विरोध करते, तो उसका आधार क्या था? देखो, बुद्ध की जो अपनी पृष्ठभूमि है, एक तो वही है कि बुद्ध क्योंकि शाक्य गणराज्य से आते थे, और उसके अंदर उस गणराज्य में सामूहिक तौर पे फैसले होते थे, और कोई ऊंच नीच थी नहीं बुद्ध के उसमें। एक तो वो भी वजह है। दूसरा, जो बुद्ध का अपना जीवन है, कि जिस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए ज्ञान के ऊपर, जो जितने भी स्कूल, यानी कि जो ज्ञान के जितने भी रास्ते उस समय में मौजूद थे, सबको उन्होंने टेस्ट किया, और उसके आधार पे भी, क्योंकि ये व्यवस्था भी उसी व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई थी, तो उस व्यवस्था में, उस साधना पद्धतियों में जब बुद्ध को कोई सार नजर नहीं आया, तो उसका जो ये विचार है उसमें भी कुछ सार नजर नहीं आया। और बुद्ध तो क्योंकि अंगुलीमाल जैसे व्यक्ति से लेकर के, और जो उस जमाने के सबसे बड़े सेठ थे, या उस टाइम की वेश्या थी आम्रपाली, तो सभी को उन्होंने एक उसके अंदर रखा, अपने संघ का सदस्य बनाया, कोई भेदभाव नहीं किया इस आधार पे।
तो उससे इस चीज को बहुत ज्यादा झटका लगा, क्योंकि वो सबको इस जीव को प्रकृति की उत्पत्ति मानते थे बुद्ध, कि मनुष्य कैसे बना, तो इसको मानते थे। जब ये मनुष्य प्रकृति की उत्पत्ति है तो उसमें ये भेदभाव क्यों हो, कि जो सामाजिक भेदभाव की चीज है उसको बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए जाति व्यवस्था को भी वो उसी रूप में देखते थे, और ये जो ऊंच नीच की चीजें बनी हुई थी और उसके आधार पर लूट होती थी, और उसी को बनाए रखने के लिए जो यज्ञों में कर्मकांड और बलि दी जाती थी, जानवरों पर भी अत्याचार होते थे, जानवरों की भी जानें चली जाती थी उसके अंदर। तो बुद्ध की चेतना जो है वो इन सब चीजों को देख रही थी। तो उनको ये कैसे स्वीकार हो सकता था कि जो ऊंच नीच है, आदमी आदमी से नफरत या दूरी रहेगा, या एक व्यक्ति को पैदा होते ही उसको, क्योंकि ये कर दिया जाएगा कि ये किसी पुराने जन्मों का नतीजा ये भुगत रहा है, कर्म फल का बुद्ध नहीं मानते थे, जो कि जाति व्यवस्था में उस समय तक ये बात आ चुकी थी कि कोई व्यक्ति किस जाति में पैदा हुआ है, इसके पिछले कर्म इसको निर्धारित करेंगे। तो ये उस सारी चीज के साथ मतलब ये जुड़ी हुई चीज है। तो इस रूप में बुद्ध ने इसको मानवता के नाते, मानवीय भाईचारे के नाते इसका विरोध किया। विरोध ना कहो कि एक अल्टरनेट व्यवस्था प्रदान की उन्होंने, कि इस तरीके से रहना संभव है कि समाज में ऊंच नीच बना करके, ऐसी श्रेणियां बना करके ही ये कोई आदर्श व्यवस्था नहीं है। ऐसा बुद्ध ने जो है वो करके दिखाया। एक सवाल आता है जब जाति व्यवस्था की बात करते हैं, एक शब्द आता है मनुवाद और ब्राह्मणवाद। तो जाति व्यवस्था में ये सबसे बड़े पूरक हैं, ये सबसे बड़ी इकाई है जिसने जाति व्यवस्था को बनाया भी और आगे भी पोषित कर रही है। तो ये मनुवाद और ब्राह्मणवाद को अगर समझना है तो वो क्या है सर? देखो, ये तो बहुत ही सिंपल बात है, और इस बात को लेकर के बहुत सारे लोग कुछ ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, क्योंकि मनुवाद में तो क्या है कि मनु स्मृति है जी। मनु कोई व्यक्ति थे कि नहीं थे, मनु कोई ऋषि थे कि नहीं थे, लेकिन एक मनुस्मृति है जिसके अंदर सामाजिक व्यवस्थाएं दी गई है जी। कि किस वर्ण का कौन सा स्थान होगा और किस वर्ण के व्यक्ति के लिए क्या करना उचित होगा, और उस व्यवस्था को बनाए रखना राजा का एक कर्तव्य होगा। और उसमें यही सब चीजें आती हैं जो वर्ण व्यवस्था की चीजें हैं। इसलिए उसको मनुवाद कहा जाता है कि जो मनु का विचार है, जो मनु की विचारधारा है उसके अनुसार। और जहां तक ब्राह्मणवाद की बात है, उसमें भी यही बात है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है, जिनको ब्राह्मण ग्रंथ बोला जाता है, उन ब्राह्मण ग्रंथों का जो सार है वो भी यही है कि वो भी वर्ण व्यवस्था को एक आदरणीय वस्तु मानते हुए, आदरणीय व्यवस्था मानते हुए समाज के लिए उसको जरूरी बोलते हैं। इसलिए उन ब्राह्मण ग्रंथों का जो सार है उसको मानने वाला जो लोग है उसको ब्राह्मणवाद कहा जाता है। इसमें किसी एक जाति विशेष की बात नहीं है कि जाति है, बल्कि ग्रंथों की जो रचना है। ब्राह्मण यानी ग्रंथ, जैसे वेद है, उपनिषद है, उसके बाद ब्राह्मण कुछ ग्रंथ आते हैं, आप उन्हीं का जिक्र करते हैं? हाँ, ये बाकायदा संस्कृत साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों की एक श्रेणी है जिसमें स्मृतियां हैं, जिसके अंदर उपनिषद है, वेद है। तो इनका जो सार है, उसकी जो निष्कर्ष है जी, उनको जो ग्रंथ समाहित किए हुए हैं, जैसे आज के समय में हम कहें कि ये मार्क्सवादी ग्रंथ है जिसके अंदर ये चीज आती है, या हम कहें कि ये फ्रायडवादी हैं, या हम कहें कि भी ये अम्बेडकरवादी कि जो उनके विचार को, उनके तर्क को जो ग्रंथ अपने अंदर समाये हुए हैं, जिसके आधार पर वो चीज खड़ी है। तो उसी तरीके से ये ब्राह्मणवाद है। इसमें किसी एक जाति विशेष की बात नहीं है, ये एक विचार है जो ऊंच नीच को, श्रेणीबद्धता को, समाज में क्रमिक जो हायरार्की है, पद सोपानिक व्यवस्था है, उसको वैधता प्रदान करता है और उसको सही मानता है। और यदि उसको सही वो ना चल रहा हो तो राजा को उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है, राजा के लिए व्यवस्था दी गई है जी। इसीलिए जो रामायण का जो उदाहरण है जो लोग पेश करते हैं जी, शंबुक वध कि उसकी कहानी पता ही है सबको, आपको भी पता होगी जी, कि ब्राह्मणों का एक डेलीगेशन, एक प्रतिनिधित्व वो राजा राम के पास जाता है और उसको कहता है कि ये फला फला ब्राह्मण का एक लड़का मर गया, और इसके मरने का कारण ये है कि आपके शासन में एक शूद्र व्यक्ति, एक अछूत व्यक्ति पूजा कर रहा है
जिसकी वो तपस्या कर रहा है, जिसका कि उसको अधिकार नहीं है। और राम उनकी बात सुनकर के व्यवस्था बनाए रखने के लिए शंभू का वध कर देते हैं। ये कहानी है, ये उसी वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने वाला विचार है। अब ये रामायण में कब जुड़ा कब नहीं जुड़ा, ये प्रक्षिप्त है नहीं है, इस पे विचार हो सकता है, लेकिन ये विचार ब्राह्मणवादी विचार है कि जो उस व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को, उसको स्थापित करता है। यही बात एकलव्य के बारे में है कि एकलव्य जो भील जाति का व्यक्ति है, जो शूद्र की श्रेणी में आता है या जो वर्ण व्यवस्था से बाहर है, कि वो तीर चलाना कैसे सीख सकता है, जबकि उसने तो उस गुरु से कुछ ज्ञान लिया भी नहीं था। अपने ही प्रतिभा से सेल्फ उसके साथ उसने अपने अंदर योग्यता विकसित की, लेकिन दक्षिणा के नाम पे उससे वो उसका प्रैक्टिस ना कर पाए, इसलिए इसका अंगूठा छीन लिया। उसको पहले मना कर दिया गया, उसका स्कूल में कोई एडमिशन नहीं हुआ उसमें शस्त्र चलाने वाले में, और यदि उसने सीख लिया तो फिर उससे वो वापस ले लिया गया। तो ये भी एक वर्ण व्यवस्था है कि हथियारों की, शस्त्र चलाने की शिक्षा किसको मिलेगी। गुरु द्रोणाचार्य का जो स्कूल था या गुरुकुल था, उसमें कौन शिक्षा लेता था? राजाओं के लड़के, जो चाहे पांडु के लड़के हों, चाहे तो कौरव के बच्चे हों, इसके धृतराष्ट्र के बच्चे हों, तो उन्हीं के लिए वो स्कूल था। वो सबके लिए स्कूल थोड़ी था, क्योंकि शस्त्रों की शिक्षा क्षत्रिय को शोभा देती है वर्ण व्यवस्था में। तो उसमें एकलव्य कैसे शिक्षा ले सकता है? और उसने ले ली तो उससे वापस ली जाए, उसको सजा दी जाए इस बात की, ताकि वो प्रैक्टिस ना कर सके। तो ये एक तरीके की वर्ण व्यवस्था है, या मनु व्यवस्था है, मनुवाद है, या ब्राह्मणवाद है, इसको कुछ भी कहो, नाम बदलते रहते हैं। किसी जमाने में ब्राह्मणवाद की जब प्रतिष्ठा थी तो बहुत आदरणीय शब्द था, ये लोगों ने कहा कि ये ब्राह्मण ग्रंथ है। और आज जो है इसको कहें कि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, तो जो लोग उससे अपने आप को जोड़ कर देखते हैं उनको थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि होएगी, स्वाभाविक है, क्योंकि आज संविधान का शासन है और इस ऊंच नीच को अच्छा नहीं माना जाता, मानवीय नहीं माना जाता, गैर कानूनी भी माना जाता है यहाँ तक कि। तो कोई भी व्यक्ति एक ऐसी चीज के साथ अपने आप को क्यों जोड़ेगा? तो इसलिए उनकी तकलीफ जो है, जो अपने आप को इस जोड़ते हैं, वो स्वाभाविक है। लेकिन मेरा यही कहना है इस बात पे कि उनको इसमें ज्यादा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक जातिवाचक शब्द नहीं है ब्राह्मणवाद एक विचारधारा का नाम है। इस रूप में इसको देखना चाहिए मेरे ख्याल से। जी, यानी ब्राह्मणवाद जो जिसका आजकल प्रचलन में है, जिससे एक विचार है, पर वो जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण जाति में हो, वो किसी एक दलित जाति में भी हो सकता है, वो किसी एक क्षत्रिय में भी हो सकता है, और किसी महिला में भी हो सकता है। देखिए, जो ब्राह्मणवाद है ना, ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है, और विचारधारा के कुछ अपने मूल्य, कुछ अपने सिद्धांत, कुछ अपनी आचार संहिताएं होती है। वो जातियों से और इन सब चीजों से नहीं जुड़ी होती, उसको कोई भी धारण कर लेता है। जैसे हमारा समाज पितृ प्रधान है से बोला जाता है, पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन 90% महिलाएं जो कि लैंगिक तौर पे, जैविक तौर पे वो स्त्रियां हैं, लेकिन जो उनके दिमाग है, जो विचार है, विचारधारा है, वो पुरुष प्रधानता की धारण किए हुए हैं। इसलिए वो जो पुरुष सत्तात्मक जो विचार है, पितृ प्रधान का जो विचार है, उसको वो खुशी खुशी, बल्कि आधिकारिक तौर पे उसको वो अपने परिवारों में लागू करती हैं। अपने बच्चे को वही शिक्षाएं वो प्रदान करती हैं जो पितृ सत्ता की है। तो ये विचारधाराएं लिंग फ्री होती हैं, ये बिल्कुल न्यूट्रल होती है, निरपेक्ष होती हैं। ये कोई भी किसी भी रंग का, किसी भी लिंग का, किसी भी भाषा का व्यक्ति उसको धारण कर लेता है, क्योंकि विचार हमेशा वैश्विक होते हैं, वो इन चीजों से नहीं जुड़े होते। तो ये विचारधारा यदि है तो इसके लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। और इतिहास में भी और उन्हीं ग्रंथों में भी बहुत सारे ऐसे वो मिलेंगे चरित्र, पात्र, जिन्होंने इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ध्वस्त किया, इसको मानने से इनकार किया, अनेक हैं उसके अंदर। इसलिए एक विचारधारा है ये, इसका जाति से या किसी उससे कोई संबंध नहीं है। आपने बताया कि स्मृतियों के आधार पे होता है। आज के समय में हम कई लोग देखते हैं जिन्होंने ना कोई मनुस्मृति पढ़ी है, ना कोई ऐसा ग्रंथ पढ़ा है,
उनके अंदर ये ब्राह्मणवादी विचार पहले या पितृसत्ता के विचार हम कहें, तो वो कैसे पोषित होती है चीजें, जब उन्होंने पढ़ा भी नहीं तो ये चीजें कैसे चल रही? देखो बात ये है कि जो ज्यादातर जो समाज है वो चलता है रीति रिवाजों के आधार पे। जो पुरानी पीढ़ी है, एक बच्चे का पालन पोषण एक परिवार में होता है और वो जो परिवार के बड़े लोग करते हैं नैतिकता के तौर पे, अच्छाई के तौर पे, उसको वो सिखाते हैं कि ऐसे रहना चाहिए, ये व्यवहार करना चाहिए, ये करने योग्य बात है। तो वो उसी से ही वो उनको देख के ही धारण करता है, क्योंकि मनुष्य जो है अनुकरण से सीखता है, नकल से सीखता है। बहुत सारी चीजें अपने माँ बाप से ग्रहण करता है, समाज से ग्रहण करता है। तो इसमें पढ़ने की कोई बात ही नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति धर्म ग्रंथों को पढ़ लेगा, भारतीय हमारे धर्म ग्रंथों को या किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ लेगा, तो मैं गारंटी करता हूं इस बात की कि वो धर्म में विश्वास छोड़ देगा। क्योंकि धर्म की जो पुस्तकें हैं, धर्म ग्रंथ हैं, वो शताब्दियों पहले लिखे गए और शताब्दियों पहले जो ग्रंथ लिखे गए उनमें शताब्दियों पुराना सत्य मौजूद है। उसकी अनेक सीमाएं हैं जो आज के समाज में उसके हिसाब से यदि कोई अपनी जिंदगी जीना चाहे तो 1 घंटा, वो 10 मिनट भी अपना जीवन नहीं जी सकता। कोई ये कहे कि मुझे वर्ण व्यवस्था के अनुसार आज जीना है, मैं यदि ब्राह्मण वर्ग में हूँ, वर्ण में हूँ, तो मैं वही काम करूंगा जो मनुस्मृति में या उसमें लिखे हुए थे। मैं किसी दूसरे का हाथ का खाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ वही काम करूंगा जो ब्राह्मणों के परंपरागत काम है या क्षत्रियों के परंपरागत काम है। तो वो 10 मिनट भी अपनी जिंदगी बिता नहीं पाएगा। तो क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं, वो एक समय में उसके वो कारगर थे, कामयाब थे, उस समय के लिए बने हुए थे, अच्छे थे बुरे थे ये एक अलग बात है, लेकिन वो उसी समय में चले। अब उसके हिसाब से कोई जी नहीं पाएगा। तो बहुत सारे लोग जो जूतों का कारोबार करते हैं जी, वो छोड़ देंगे क्या? इतने बड़े बड़े बिजनेस उस पर खड़े हुए हैं जी। जितनी भी पूंजीवाद है, मैन्युफैक्चरिंग की चीजें हैं, वो सारी शूद्र वर्ण के उसमें है। जितनी भी खेती के कारोबार हैं, क्या छोड़ देंगे अपने जमीनों को? जितने बड़े बड़े उच्च वर्ण के लोग, उच्च जाति के लोग जो जमीनों के मालिक बन के बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं छोड़ेगा जी। तो उस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से कोई आदमी अपना जीवन 10 मिनट भी जी नहीं पाएगा जी। सवाल सर एक क्रॉस हो गया। ऐसा कहा जाता है कि जो जातियां हैं ब्राह्मणों ने बनाई है, ऐसा आरोप लगाया जाता है और ब्राह्मण वर्ग इसको डिनाई करता है। अगर मान लीजिए कि उन्होंने बनाई है तो उसको अगर वो गलत मानते हैं इसको, तो उसको समाप्त करने के लिए उनका हगाना चाहिए। अगर उन्होंने बनाई नहीं है तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उसका समर्थन करता है कि नहीं, जाति तो गलत है, वर्ण ठीक है। और क्योंकि पूरे डिस्कोर्स में निकल है कि वर्ण और जाति एक ही लाइन है, एक ही पट्टी से निकला हुआ, एक जैसे हाईवे से एक सर्विस लाइन निकल जाती है, वही मार्ग है। तो अगर ब्राह्मणों ने बनाई है तो उससे कैसे मुक्ति पा सकते हैं अगर वो मानते हैं कि हाँ? देखो बात पता क्या है, अभी हम बात कर रहे हैं 2023 में जी। भारत को आजाद हुए मतलब 75 साल हो गए जी। चाहे ब्राह्मणों ने बनाई चाहे नहीं बनाई, अब हमारे पास एक संविधान है जी, जिसमें जाति के आधार पे भेदभाव या जाति के आधार पे जो पहचान है, उससे हम सब भारत के लोगों ने उसको छोड़ दिया है जी। तो चाहे उन्होंने बनाई हो चाहे ना बनाई हो, ये तो हर भारतीय का दायित्व बनता ही है जी, कि एक जाति विहीन समाज, शोषण विहीन समाज की स्थापना करने में अपना योगदान दे। और क्योंकि ब्राह्मण या उच्च वर्ण या उच्च जाति के लोग, उनका समाज में प्रभाव ज्यादा होता है, वो उनको देख के दूसरे समाज भी अपना व्यवहार करते हैं। यदि वो इसमें पहल करते हैं तो वो जाति तोड़ने में सबसे ज्यादा कामयाब होंगे, क्योंकि जातियों के जो प्रतिष्ठा के फायदे मिले हैं वो उन्हीं को मिले हैं। और कोई भी समाज यदि अपने विशेषाधिकारों को छोड़ता है किसी भी क्षेत्र के, चाहे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कहीं से भी छोड़ता है, तो दूसरा समाज उसको अनुकरण करता है। तो इसलिए हर दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से, उसके बनाने की दृष्टि से या अपने प्रभाव क्षमता की दृष्टि से, क्योंकि ब्राह्मणों ने इस देश के अंदर जो भी कुछ, क्योंकि ज्ञानवान समाज यही है, बौद्धिक समाज भारत का एक ब्राह्मण या उच्च वर्ण ही रहे हैं, उन्हीं के अनुकरण करके ही दूसरे लोग अपना व्यवहार तय करते रहे हैं जी। तो उन आदर्श प्रस्तुत करना
वो उनका दायित्व बन जाता है। अब क्योंकि बराबरी की, समानता की, भाईचारे की और स्वतंत्रता का जमाना है, आधुनिक समाज में हम रह रहे हैं और सबने उस संविधान को अंगीकृत किया है, तो उनका दायित्व कुछ और ज्यादा हो जाता है। जो हमारे समाज का बौद्धिक वर्ग है, यदि वो ऐसी बुराइयों को खत्म करने की बजाय उससे चिपटा रहेगा और उसको भारत की संस्कृति के नाम पे या शान के नाम पे या कि अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए कि कुछ वजह से उनको बिना काम के कुछ चीजें मिल जाएंगी दान के रूप में, या तो उनको थोड़ी प्रतिष्ठा मिल जाएगी, यदि अपने वो बहुत ही तुच्छ किस्म के स्वार्थों के कारण एक ऐसी शताब्दियों की बुराई को अपने साथ बनाए रखना चाहते हैं, तो वो भारतीय समाज के प्रति और मानवता के प्रति बहुत बड़ा द्रोह है। तो उनको आगे आके इसको खत्म करना चाहिए। हर दृष्टि से उनके लिए ये बात बनती है। जो निम्न जाति के लोग हैं वो तो मानते हैं जाति बहुत बुरी चीज है, उच्च जाति के लोग कहते हैं ठीक है, क्योंकि कोई भी विचार है जो गलत है वो एक पक्षीय गलत नहीं होता, वो कई पक्ष से गलत होता है। तो जाति व्यक्ति के मानवीय पक्ष, उसके व्यक्तित्व, उसके बौद्धिक विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है, करता भी है या नहीं करता? करता है। देखो, जाति तो एक पूरी मानवता के खिलाफ इस रूप में है कि जो व्यक्ति, जिसको कथित तौर पे ये कहा जाता है कि ये जाति नीची है, जी, निम्न है, अछूत है, तो उसके अंदर एक हीन ग्रंथि पैदा कर देती है। जी, वो बहुत सारी चीजों से उससे वंचित हो जाता है और उसके व्यक्तित्व का विकास, उसके विश्वास, उसके किसी भी चीज के अंदर वो चीजें रुक जाती हैं। और जो व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, उसके अंदर भी एक ग्रंथि पैदा हो जाती है कि वो भी अपने आप को कभी सामान्य नहीं कर पाता है। तो इसलिए जो जाति, जो व्यवस्था है, जो ऊंच नीच करती है और पैदा होते ही उसको धारण कर लेता है व्यक्ति, क्योंकि ये जन्म से है। किसी ने यदि कोई उच्च जाति में पैदा हुआ है तो किसी से पूछा तो गया नहीं है कि आपने कहाँ पे पैदा होना है, जी, क्या करना है। तो ये समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इस रूप में नकारात्मक असर डालती है कि उसको वो मनुष्य होने से कम कर देती है। यदि कोई अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है, ये भी बहुत खराब बात है। और यदि कोई इस वजह से अपने आप को हीन स्वीकार करने लगता है, तो ये भी एक मानवता के लिए कलंक ही है कि उस विचार के लिए कि कुछ लोगों को वो अपने आप को कमतर माने हुए हैं। तो इससे मानवता का कितना बड़ा नुकसान होता है। देश के तौर पे यदि कोई समाज में हीन ग्रंथि पैदा हो जाती है और एक समाज को बीमार किए जा रही है, एक व्यवस्था समाज की उसकी प्रतिभा को विकसित नहीं होने देना चाह रही, तो ये राष्ट्र का कितना बड़ा नुकसान है। कितने लोग इससे डिप्रेशन में आ जाते हैं, कितने लोग जो है इस समाज को एकता को बनने नहीं देती है, ये घुलने मिलने नहीं देती, आपस में अलगाव ही रखती है, एक दूसरे के प्रति नफरत और हेटर्ड की भावना पैदा करके रखती है, घृणा की भावना, ऊंच नीच की भावना पैदा करके रखती है। तो ये एक देश के तौर पे और एक मनुष्य के तौर पे दोनों दृष्टियों से ही जाति का तो विनाश होना ही चाहिए। जी, धन्यवाद डॉक्टर सुभाष। साथियों, हम के बाद हम अगली जो इसी कड़ी की अगली बातचीत है वो हम करेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, मिलते हैं कुछ देर बाद। धन्यवाद।